हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स क्या होता है, कितने टाइप के फोर्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, वो सब रीड करेंगे। ये 9th चैप्टर है 9th क्लास का। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है फोर्स। ए फोर्स इज पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग ऑब्जेक्ट चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स जो है या तो पुल करे या पुश करे या हिट करे किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसकी स्टेट को चेंज कर देता है। स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है, स्पीड भी चेंज हो जाए। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, उस पर फोर्स लगाएं तो वो तेज़ मूव करने लग जाता है, या फिर इधर से फोर्स लगाएं तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है ऑब्जेक्ट की। या फिर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स लगाएं उस पर तो मोशन में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्टेट चेंज कर देता है, डायरेक्शन भी चेंज कर देता है फोर्स। ठीक है, तो क्या हुआ, पुल करे ऑब्जेक्ट को किसी को, या पुश करे या हिट करे, तो वो क्या होता है, फोर्स। ठीक है, देखिए एक बार यहाँ ड्राइंग बना रखी मैंने, कुछ बच्चे ड्राइंग देख रहे हैं तो कंसेप्ट देखें, शायद ड्राइंग अच्छी ना हो तो भी। ठीक है, देखिए फर्स्ट कोई लड़का यहाँ एक ट्रॉली को ऐसे पुल कर रहा है, फोर्स इधर लगा रहा है तो ये ट्रॉली मूव कर रही है। ठीक है, क्या किया इसने, पुल किया। नेक्स्ट देखिए कोई अलमीरा थी, उसका ड्रॉर को पुल किया और ये बाहर निकल गया। फोर्स इधर लगाया, ये बाहर आ गया, तो इसको क्या किया, पुल किया ड्रॉर को और ये बाहर आ गया। नेक्स्ट देखिए एक ओकी है, उसने क्या किया, एक बॉल को हिट किया। तो तीनों ही फोर्स लगा रहे हैं, कोई पुश कर रहा है, कोई पुल कर रहा है, तो कोई हिट कर रहा है। तो ये होता है फोर्स। अब फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, देखिए किससे डिनोट करते हैं, अफ से। फोर्स इज डिनोटेड बाई अफ। ठीक है, अब फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। कहाँ से आया, देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा मतलब एक्सेलरेट होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट होगा। इसीलिए या ये फॉर्मूला निकल के आया कि मास, कोई ऑब्जेक्ट है उसका कुछ मास है और वो एक्सेलरेट हो रहा है, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। तो फोर्स इज इक्वल टू आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिट्स क्या होती हैं फोर्स की, किस में मेजर करते हैं फोर्स को, वो होते हैं न्यूटन। ठीक है, एक तो जो स्टैंडर्ड है न्यूटन हो गई, और एक मैंने बताया था कि जो फॉर्मूला बनता है उसके राइट हैंड साइड जो जो क्वांटिटी होती हैं उसकी भी यूनिट्स होती हैं। जैसे मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी फोर्स की यूनिट है, एंड न्यूटन ये भी फोर्स की यूनिट है। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एग्जांपल हो गए फोर्स के, पुश कर रहा है, पुल कर रहा है और हिट कर रहा है, तो ये फोर्सेस लगा रहे हैं। फोर्स होते हैं, अब कुछ पॉइंट्स लिख रख रहे हैं जिससे और क्लियर होगा कि फोर्स होता क्या है। देखिए फोर्स कैन बी चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, वो तेजी से मूव कर रही है तो स्पीड चेंज कर दी फोर्स ने। फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स की वजह से वेलोसिटी में भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है इधर मूव कर रहा है, फोर्स लगाया, वो इधर जाने लग गया, फिर इधर जाने लग गया, ऐसे क्या डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं और वेलोसिटी भी। ठीक है, फोर्स कैन बी चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट उसकी शेप भी चेंज हो सकती है और साइज भी। कैसे, एग्जांपल देखिए, यहाँ कोई स्प्रिंग है, आउटसाइड फोर्स लगाया तो ये ऐसी शेप हो गई उसकी। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसकी शेप भी चेंज हो गई और साइज भी देखो बड़ा हो गया। साइज भी चेंज कर सकते हैं किसकी वजह से, फोर्स लगा के, फोर्स की वजह से। यहाँ कोई रबर बाल है, ठीक है, सर्कल है, अब उसको दोनों हथेली से ऐसे पिचका दी तो ये शेप हो गई अब उसकी। ठीक है, तो क्या हुआ, रबर बाल है उसकी शेप चेंज कर दी यहाँ। तो फोर्स की वजह से शेप, साइज भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी भी चेंज कर सकते हैं, और अगर रेस्ट में ऑब्जेक्ट तो उसको मोशन में भी ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टॉपिक है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। नाम से ही पता चला कि बैलेंस क्या होता है। जैसे वेट करते हैं ना, तो वेट कब होगा, जब दोनों साइड पलड़ा बैलेंस होगा, मतलब बराबर होगा। तो बैलेंस का अर्थ यहाँ से सीधा सीधा निकल के आ रहा है कि इक्वल। ठीक है, देखिए एक बार फिर भी, इफ़ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड, अगर कोई, देखिए यहाँ ये ब्लॉक है, इसको दोनों साइड से ऐसे
पुल किया जाता है, खींचा जाता है, द साइड विद इक्वल फोर्स, दोनों पे इक्वल फोर्स लग रहा है, F1 इज इक्वल टू F2, द ब्लॉक विल नॉट मूव, सच फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ये कह रहा है कि एक बॉक्स रखा है टेबल पे, दोनों साइड से कोई फोर्स लगा रहा है, जितना फोर्स F1 लग रहा है उतना ही F2 लग रहा है, दोनों इक्वल फोर्स से दोनों साइड खींचा जाता है, तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अगर ये मूव नहीं कर रहा है, यहीं रेस्ट पे है, दोनों साइड इक्वल फोर्स लगा हुआ है इसके, तो इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स, की बैलेंस है फोर्स, दोनों साइड, दोनों का पलड़ा इक्वल है। ठीक है, अब बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की। देखिए अनबैलेंस जो फोर्स होता है वो क्या होता है, 3 बॉक्स बना रखे हैं मैंने, यहाँ देखिए कोई, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, वो इस बॉक्स पे इधर फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, इधर लगा रहा है ताकि ये मूव कर सके। बट क्या किया, जो बॉक्स है उसका इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स होता है टू बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे अर्थ है, अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है उसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो कोई जो बॉय है या कोई पर्सन वो बॉक्स को इधर धक्का दे रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, बॉक्स ने क्या किया, अपना फ्रिक्शन फोर्स इधर लगाया, ठीक है, घर्षण बल बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स को, तो ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ बैलेंस है फोर्स। फिर उसने थोड़ा सा और ज़्यादा फोर्स लगाया और तेज़ी से धक्का दिया, बट जो बॉक्स था वो बड़ा था तो इसका फ्रिक्शन जो फोर्स है वो भी लार्ज है, तो इसने भी अपना और फोर्स लगा लिया और ये फिर से मूव नहीं कर रहा क्योंकि दोनों फोर्सेस जो हैं बैलेंस है यहाँ भी। फिर क्या किया, कोई एक और आ गया यहाँ पे बॉय, दोनों ने मिलके और फोर्स लगाया और फोर्स को इंक्रीज कर दिया। अब बॉक्स के पास तो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लगा लिया, बट ऊपर वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है जो बॉयज़ यहाँ लगा रहे हैं इधर, वो ज़्यादा है, तो यहाँ फोर्स देखो ये कम है ये ज़्यादा है, मतलब फोर्स जो है अनबैलेंस है यहाँ पे, तो बॉक्स क्या हुआ, मूव कर गया, इधर मूव कर गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कम मूव करता है जब फोर्सेस क्या हो, अनबैलेंस हो, फ्रिक्शन फोर्स से लार्ज फोर्स लगाएंगे तभी वो मूव करेगी, ठीक है। तो ये था अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पॉइंट्स वैसे लिख भी रखे मैंने। फर्स्ट पे क्या हुआ, दे पुश द बॉक्स विद ए स्मॉल फोर्स, छोटा फोर्स, थोड़ा फोर्स लगाया, द बॉक्स डज नॉट मूव, मूव नहीं किया बॉक्स, बिकॉज द फ्रिक्शन एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश, कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जिस साइड अप्लाइड फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो बॉक्स जो है मूव नहीं करेगा, 1 नंबर वाला, ठीक है। बी वाला देखो, द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर बट बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव, थोड़ा सा और ज़्यादा फोर्स लगाया बच्चों ने फिर भी वो मूव नहीं किया, दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंस द पुशिंग फोर्स, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स था अब फिर से बैलेंस हो रहा है, ज़्यादा लग गया फ्रिक्शन फोर्स भी। थर्ड में देखिए, इफ़ द पुशिंग फोर्स इज बिगर देन द फ्रिक्शन फोर्स, जितना फ्रिक्शन फोर्स था उससे ज़्यादा जो पुशिंग फोर्स लगा रहे वो ज़्यादा था, सो बॉक्स स्टार्ट मूविंग, मूव करना बॉक्स ने अब स्टार्ट कर दिया, देयर इज ए अनबैलेंस फोर्स, यही अनबैलेंस फोर्स है, बैलेंस ना होना, एक तरफ कम होना एक तरफ ज़्यादा होना, जो ज़्यादा है उसकी वजह से मोशन होगा फिर ऑब्जेक्ट में, ठीक है। देखिए अब कुछ मोशन है उनके लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट लॉ डिस्कस करते हैं पहले, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज देयर स्टेट बाय अप्लाइड फोर्स। ये कह रहा है, फसला ने ये बताया था, देखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई उस पर अप्लाइड फोर्स ना लग जाए, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा है कोई, अब इस पर फोर्स ही नहीं लगाएंगे तो कैसे मूव करेगा, ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्मली मोशन में है तो वो यूनिफॉर्मली मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर फोर्स ना लगा दिया जाए। देखिए ये बात किसके अकॉर्डिंग आती है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। अब किसी बच्चे ने क्वेश्चन पुट किया कि मैं ऐसे बॉल जा रही है यूनिफॉर्मली मोशन में और वो थोड़ी दूर जाके रुक गई, तो
तो रुक कैसे गई जबकि मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया उस पर। देखिए ये कंसेप्ट, यहाँ बॉल रुक गई तो कुछ अलग कंसेप्ट निकल के आता है। यहाँ ये बताया गया था कि मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो बच्चे ने तो कुछ फोर्स नहीं लगाया, बट यहाँ बॉल जाके स्टॉप हो जाती, रुक जाती। क्यों रुक गई? क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है अभी जिसका जिक्र आया था कि अर्थ और फुटबॉल जो बॉल है उसके बीच में, कॉन्टैक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, उसने इसको स्टॉप कर दिया। तो फोर्स तो आ ही गया। देखिए जो फ्रिक्शन फोर्स है इसका फुल्ली डिटेल 11th क्लास में है, 9th क्लास में तो ज़्यादा है नहीं इसका कंसेप्ट। तो यही समझो कि अर्थ और बॉल के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, उसने इस बॉल को रोक दिया। ठीक है, ये तो कंडीशन थी कि फोर्स ना लगाए तब तक नहीं रुकेगी। अब फोर्स तो लग रहा है इसलिए रुक रही जाके। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट लॉ ने क्या बताया, फोर्स जीरो होगा मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं करेगी मतलब यूनिफॉर्मली मूव करेगी या फिर रेस्ट में ही होगी। बस दो ही कारण हो सकते हैं। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यूनिट मैंने बता दी कि क्या होते हैं, न्यूटन। ठीक है, मेजर किस में करते हैं फोर्स को, न्यूटन में। अब देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं। The force is directly proportional to rate of change of momentum according to second law। ये बताया था कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। P इज मोमेंटम। टाइम के विद रिस्पेक्ट लेते हैं तो हम किसी भी क्वांटिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ बोलते हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं। तो फोर्स ये कह रहा है कि किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। P इज मोमेंटम। ठीक है, डिनोटेड बाई P मोमेंटम को। P इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। V इज वेलोसिटी, M इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, V वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रहा है तो उसका कुछ मोमेंटम है, दिस इज P। और कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के। मतलब प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का ज़्यादा होगा फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट का अगर बहुत ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है तो उसका फोर्स भी उतना ही ज़्यादा है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा भी, उससे और अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं या कैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, भी डिस्कस करेंगे। एक बार इसकी यूनिट्स और फॉर्मूला देख लेते हैं। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, यूनिट्स होते हैं, देखिए मास की होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसकी मोमेंटम की यूनिट हो गई। मोमेंटम की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन लेते हैं यहाँ। ठीक है, देखिए मैथमेटिकल फॉर्मूला है, एक बार ड्राइव कर रखा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। कैसे, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद द इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v एंड द टाइम इज t। ये कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है तो मूव कर रहा है, तो फर्स्ट उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो u है, फाइनल वेलोसिटी v है और टाइम ले रहा है वो t। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, मोमेंटम का भी फॉर्मूला बताया था मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू वी। वी कौन है, फाइनल वेलोसिटी, तो ये वी हो जाएगा, इनिशियल यू हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, किसी भी उसका चेंज निकालते हैं तो P2 माइनस P1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दिस इज चेंज। तो फाइनल कितना v, इनिशियल कितना है u, इज कॉमन v माइनस u। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैंने बताया था कि टाइम के विद रिस्पेक्ट लेते हैं उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो ये जो फॉर्मूला था इसको किसके विद रिस्पेक्ट देख रहे हैं, अब टाइम की। ठीक है, अब जो अप्लाइड फोर्स था बाय डेफिनेशन की फोर्स जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रख दिया। ठीक है, दिस इज फोर्स एंड दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब जो प्रोपोर्शनल साइन होता है उसको हटाने के लिए कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, हटा दिया, कांस्टेंट लगा दिया की। तो ये देखिए ये किसका फॉर्मूला है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, किसके इक्वल रख देंगे, फोर्स एक अदर जो अभी अभी हमने ऊपर फॉर्मूला किया था, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब hence the second law of motion state that the rate of change of momentum of the object is proportional to the applied unbalanced
फोर्स। ठीक है, जो सेकंड लॉ ने यही बताया था, डेफिनेशन ध्यान रखना कि फोर्स जो है इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, ये ड्राइव कर रखा है। एक बार इसका एग्जांपल और देखेंगे, अभी आएगा। देखिए यहाँ लिख रखा है मैंने, ए पर्सन पुल हिट हैंड ग्रेजुअली विथ मूविंग बॉल वाहिल होल्डिंग एक कैच। ये कह रहा है कि कोई भी पर्सन है, अगर वो बॉल को कैच कर रहा है तो उसके हाथ पीछे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, फोर्स पीछे की तरफ लगता है उसके बॉडी पे। कैसे? ये एग्जांपल है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। एक बॉल है यहाँ, ठीक है, बहुत स्पीडली नीचे आ रही है। यहाँ कोई खड़ा है, ठीक है, कोई पर्सन खड़ा है और उसने क्या किया, कैच कर रहा है बॉल को। ठीक है, वो बहुत, देखिए कोई बॉल को हिट करता है वो बहुत तेजी से आती है, जब उसको कैच किया जाता है बहुत तेजी से ऐसे उड़ के आ रही, और यहाँ एकदम उसने कैच किया। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या थी? अब जो यहाँ बॉल आई तो वेलोसिटी तो उसकी बहुत ज़्यादा थी, बहुत स्पीडली आ रही थी बॉल। अब उसने कैच कर लिया तो स्पीडली एकदम वेलोसिटी आ रही थी। यहाँ जब कैच किया वी क्या हो गई, एकदम से जीरो, वेलोसिटी जीरो हो गई, क्योंकि कैच कर लिया, बॉल जो है रेस्ट पे है। तो जब वेलोसिटी बहुत हाई थी और एकदम से क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, तो देखिए मोमेंटम अपना होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, और फाइनल क्या होती है, जहाँ पहुँच गया ऑब्जेक्ट तो बॉल पहुँच गई, फाइनल वेलोसिटी अब क्या हो गई, जीरो। तो देखिए बहुत ज़्यादा से एकदम जीरो होना मतलब जो मोमेंटम है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ है वो बहुत हाई होना। फॉर्मूले से समझे, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से एकदम जीरो होना, बहुत तेज़ी वेलोसिटी से आ रही थी बॉल और एकदम से जीरो हो गई क्योंकि कैच कर लिया, बॉल जो है अभी रेस्ट पे है। तो यहाँ क्या हुआ, बहुत ज़्यादा से एकदम जीरो पे जाना मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो हाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या देखते हैं कि चेंज देखते हैं कि पहले कितना था और बाद में कितना हो गया। पहले बहुत आई था यहाँ मोमेंटम, फिर एकदम से जीरो हो गया, मतलब चेंज दोनों का बहुत ज़्यादा है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके इक्वल होता है, फोर्स के। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत हाई है तो मतलब फोर्स बहुत हाई है। ठीक है, तो यहाँ जब कैच कर रहे हैं बॉल को कोई तो वहाँ फोर्स बहुत हाई लगता है, इसीलिए या तो कैच करके वो ऐसे हाथ नीचे की तरफ ले जाएगा पर्सन तुरंत, क्योंकि उसके हाथों पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, या फिर कैच करके ऐसे नहीं करता कोई पर्सन, दो तीन जो पीछे खिसक जाता है, दो तीन पैर पीछे करता है, क्योंकि फोर्स एकदम से उसके बॉडी पे फोर्स लगता है, उसके हाथों पे फोर्स लगता है, या तो तुरंत हाथों को नीचे करता है क्योंकि मूव कर जाते हैं फोर्स से। ठीक है, या फिर खुद पीछे होता है, दो तीन पैर पीछे चला जाता है। ठीक है, तो ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखते हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के। कोई छत से छलांग लगा रहा है एकदम, तो छलांग लगाते ही जो शरीर होता है वो एकदम नीचे बहुत, क्योंकि देखिए छत से छलांग लगा रहे हैं तो हाई वेलोसिटी है, और वो एकदम से छलांग लगा लेता है, वहाँ क्या वेलोसिटी जीरो है। तो एकदम से वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एकदम से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ भी फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। नीचे ज़मीन में देखना एक बार कि बहुत ही ऐसे ऊपर की तरफ उछलोगे या नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं एक बार सेकंड लॉ पे। देखिए फिजिक्स के अंदर जो है न्यूमेरिकल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक तभी अच्छे से क्लियर होगा जब उस पर न्यूमेरिकल सोल्व करके देखेंगे, क्योंकि कंसेप्ट जो है अच्छे से क्या है, इसमें क्या निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, वो किससे सोल्व आउट होंगे, न्यूमेरिकल से, वो ज़्यादा समझ जाएंगे। फर्स्ट देखिए, एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, मास है एक ऑब्जेक्ट का 5 किलोग्राम, उस पर फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, ड्यूरेशन टाइम दे रखा है 2 सेकेंड। ठीक है, इंक्रीज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही 3 to 7, फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी 3 है, फाइनल 7 है। तो इसमें फोर्स निकालना है। देखिए जो क्वांटिटी गिवन हो मैंने यहाँ रख ली। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। सभी चीज़ें गिवन है, सिर्फ पुट अप करनी, मास पुट किया, वेलोसिटी पुट की, इनिशियल फाइनल और टाइम पुट किया। ठीक है, 2 सेकेंड। तो कितना आ गया फोर्स, 10 न्यूटन। अन इज न्यूटन इसकी यूनिट है फोर्स की। ठीक है, एक सेकंड और देखो 9.2 का है, विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स एक्सेलेटिंग 2 किलोग्राम मास एट 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और ए 4 किलोग्राम मास एट
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए पूछ रहा है किसका फोर्स ज़्यादा है जब मास 2 किलोग्राम है और एक्सेलरेशन ये है, मास 4 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन ये, तो किस पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है पूछ रहा है। तो अलग अलग निकालेंगे। फर्स्ट के लिए निकालेंगे, मास दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, फोर्स क्या होता है में मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों की मल्टीप्लाई किया 10 न्यूटन आ गया। सेकंड के लिए क्या देखेंगे, मास दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, फोर्स निकालेंगे 8 न्यूटन आ गया। कौन सा फोर्स ज़्यादा है, F1 ज़्यादा है F2 से, ठीक है। तो देखिए अब एक लॉ बच गया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड लॉ में क्या था कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, की एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है इक्वल होते हैं बट डायरेक्शन उनकी अपोजिट होती। क्या बता रहा है थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ने ये बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स उस पे लगा रहा है, ठीक है। वो इधर लगा रहा है, ऑब्जेक्ट इधर लगा रहा है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होंगी बट मैग्नीट्यूड जो है इक्वल होता है। तो कोई भी जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट भी उस पे उतना ही फोर्स लगा रहा है। जैसे अब 1 ऑब्जेक्ट ने 2 पे फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स 2 ऑब्जेक्ट ने 1 पे लगाया। नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर लगा रहा है तो सेकंड इधर लगा रहा है। यही थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि दो ऑब्जेक्ट हैं उन पे इक्वल ही फोर्स लगता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट, द सेकंड ऑब्जेक्ट भी उस पे फोर्स करता है बैक ऑन द फर्स्ट। एक फर्स्ट वाला सेकंड पे फोर्स लगा रहा है तो सेकंड वाला भी बैक फर्स्ट पे उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। यही था थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दीज टू फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं बट डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स इक्वल अपोजिट कैसे, यहाँ कोई जैसे वेट नहीं करते क्या, किसी चीज़ का वेट करते हैं, नीचे लटकाते हैं, फिर इसमें रीडिंग चेक करते हैं, वो ले रखे हैं दो, तो यहाँ इसको बांध दिया, फिर इस दोनों को कर दिया। देखो यहाँ ये खटका होता है, यहाँ से सीरीज बनती है 1 2 3 कुछ भी नाप, इसका ऊपर का हिस्सा ये तो इधर जाती है सीरीज। यहाँ कोई पर्सन इसको पकड़े रखता है और अपनी तरफ खींच रहा है, फोर्स किस पे लगा रहा है, ये तो इस पे ही लगा रहा है, ठीक है। खींच रहा है तो मतलब वेट लगा रहा है, वेट लगा रहा है तो ये रीडिंग नीचे की तरफ आ रही। इसने वेट लगाया इस पे, अब वेट ये इस पे लगा रहा है, मतलब यहाँ से इधर लग रहा है, तो इसने क्या किया, ये अपनी तरफ लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, तो इस पर्सन इसको खींच रहा है, रीडिंग नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका अपोजिट फोर्स यहाँ लग रहा है, ये रीडिंग इधर जा रही है, देखो, ठीक है। ये इधर आई उतनी ही इधर आई, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है दोनों पे, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ और हैं, जैसे नाव है, बोट, तो कोई भी नाव में बैठ के नाव चला रहा है तो पानी को पीछे की तरफ ही क्यों धकेलता है। देखिए बोट में बैठ के उसने क्या किया, पानी पे फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे। अब पानी ने क्या किया कि तू मेरे को पीछे की तरफ धकेल रहा है, मेरे ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, मैं तेरे ऊपर आगे की तरफ लगाऊंगी, तो वो पानी की तरफ पीछे की लगा रहा है, पानी ने उसको आगे की तरफ धकेल दिया, या आगे की तरफ फोर्स लगा दिया, इसीलिए वो पानी में अब मूव कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड रिकॉल ऑफ गन, गन होती है, ठीक है, उसमें बुलेट पे फोर्स लगाएंगे कि वो चली, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, उस पे आगे की तरफ फोर्स लगाया, उसने गन को पीछे की तरफ धकेल दिया, पीछे की तरफ गन पे फोर्स लगा रही, बुलेट फायर होने के बाद एकदम से पीछे की तरफ झटका लगता है, क्योंकि वो आगे की तरफ गई, उस पे आगे की तरफ फोर्स लगाया, उसने पीछे की तरफ लगा दिया। इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये भी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट एक टॉपिक रह गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, उसमें इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल हैं, अच्छे हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं बहुत। तो देखेंगे कि कैसे जो है बुलेट ने एक गन के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाया, ठीक है, वो देखेंगे सभी। जंप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन द बोट मूव बैकवर्ड, अब कोई बोट के ऊपर पर्सन बैठ के और फिर खड़ा होकर उसके ऊपर जंप लगा रहा है बाहर, तो वो बाहर जंप लगाएगा, फोर्स इधर लगा रहा है, तो बोट जो है एकदम पीछे की तरफ जाएगी क्योंकि बोट पे पीछे की तरफ फोर्स लगा, ठीक है। पानी में कोई तैर रहा है तो तैरते तैरते वो पानी को पीछे की तरफ ही क्यों धकेलते हैं, वो इसीलिए धकेलते हैं क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कुछ फोर्स किधर लगाएंगे उसके अपोजिट भी लगेगा। पानी में पीछे की तरफ धकेलते हैं पानी को, पानी क्या कर रहा है कि मैं भी आगे की तरफ धकेलूंगी तेरे को, क्योंकि मैं भी अपोजिट फोर्स लगाऊंगी, तो कोई पानी को पीछे की तरफ धकेला, पानी उसको आगे की तरफ धकेला और वो स्विमिंग कर पा रहा है, ठीक है। तो
एक टॉपिक रह गया इसमें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उसके न्यूमेरिकल, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।